नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल में। साथियों, बिहार स्पेशल की श्रृंखला आप जिसकी भारी मांग कर रहे थे, उसी श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हैं। रात के बज चुके हैं 9:30 और हम और आप हाजिर हैं अपने इस नई सीरीज में, जहां हम बिहार स्पेशल में पूरा डिटेल में प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं। साथ ही साथ वो सारे फैक्ट्स को कवर करते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। और हां, आपको बता दें कि आज भी आपको मिलेगा बिहार स्पेशल के शानदार प्रश्न, ऐसी व्याख्या मिलेगी, समझ लीजिए कि आप पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे इसी क्लास के अंदर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को जय हिंद है, सभी को नमस्कार है और बिहार स्पेशल के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न लेते हैं साथियों, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने भाग लिया था। आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने भाग लिया था। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो नेहरू थे, और नेहरू के अलावा क्या वो नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या वो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे थे, राजकुमार शुक्ल और विनोबा भावे थे। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हम आपको आज लेकर चलने वाले हैं कहां, तो हम आज आपको लेकर चलने हैं बेतिया राज और रामनगर राज की। आज हम चलने वाले हैं जानकीगढ़, जिसे कभी चानकीगढ़ कहा जाता था। हम आज चलने वाले हैं लव कुश की उस कहानी पर, चंपारण की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस पूरी सिस्टम की बताने के प्रयास करेंगे कि चंपारण आखिर था क्या। तो सबसे पहले हम जब चंपारण की बात करते हैं साथियों, तो आप जानते हैं कि यहां पर बिहार स्पेशल के पहले महत्वपूर्ण नेताओं का नाम देख लें आप। तो महत्वपूर्ण नेता में आपको 4-5 नेता मैंने कई बार कहा है एग्जाम में याद रखने के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये शामिल थे कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे भाई? यस, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं यहां पर शामिल हुआ करते थे। दूसरा, आपसे बिहार स्पेशल के अंदर में एक नाम पूछेगा महादेव देसाई का, तो आप कहेंगे कि यस सर, महादेव देसाई भी क्या हुआ करते थे, तो शामिल हुआ करते थे। तीसरा, बिहार का एक बड़ा नाम जिसे आप कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां शामिल हुआ करते थे। चौथा बड़ा नाम साथियों किसका, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा का। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी साथियों शामिल हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल हुआ करते थे। पांचवा नाम किसका, तो पांचवा नाम मौलाना मजहर उल हक का। किसका साथियों? मौलाना मजहर उल हक का। मौलाना मजहरुल हक का। छठा नाम अगर आप बातचीत करेंगे तो आप जानते हैं कि बिहार के एक बड़े नेता जेबी कृपलानी, जो पेशे से शिक्षक हुआ करते थे, यह भी नाम आपसे पूछ सकता है। लेकिन क्या आप इंटरेस्टेड हैं पूरी चंपारण को डिटेल में पढ़ने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल के अंदर में, क्या आपको कंटिन्यूअसली डिटेल के अंदर में ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं? तो यस एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यस सर, इस टॉपिक को पूरे डिटेल में कर दिया जाए। इस टॉपिक को पूरे डिटेल में, गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई आपने नहीं की होगी, कहीं पेड बैचेस में उतना नहीं पढ़ा होगा जितना हम यूट्यूब पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरी चंपारण की कहानी को, बड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हेडिंग लगाइए चंपारण सत्याग्रह, हेडिंग लगाइए चंपारण सत्याग्रह। अब आइए बातचीत करते हैं साथियों चंपारण सत्याग्रह की। आप जानते हैं कि चंपारण के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बस इतना याद होगा कि यह चंपारण सत्याग्रह बिहार की एक कहानी है। सत्याग्रह इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि हम चंपारण सत्याग्रह में नॉर्मली बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार स्पेशल के हिसाब से इस टॉपिक को बता दूं। मैं क्या चाहता हूं कि बिहार स्पेशल के हिसाब से इस टॉपिक को बता दूं, सिर्फ बिहार स्पेशल वाला पोर्शन, क्योंकि नॉर्मल चंपारण तो आप पढ़ ही चुके हैं। नॉर्मल चंपारण तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जिस बिहार के अंदर में आप बातचीत करते हैं साथियों, ये जो आपका बिहार है, ये जो आपका बिहार है साथियों, इस बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में, अगर इस नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें यानी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर में एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था साथियों चंपारण। चंपारण जिला हुआ करता था। और चंपारण जिले के अंदर में साथियों आप जानते हैं कि अंग्रेज किसकी खेती कराते थे, तो नील की खेती कराते थे। नील की खेती कराते थे। अब जो अंग्रेज ये नील की खेती कराते थे साथियों, इनको जो किसान खेती करते थे उनको हम क्या कहते थे, तो नीलहे कहा करते थे। मतलब नील की खेती कराने वाले किसानों की हम बात कर रहे हैं। अब जो ये यूरोपीय नीलहे होते थे, यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं तो यूरोपीय नीलहे जो हुआ करते थे, जो नील की खेती लोगों से करवाते थे, वो मूलतः 2 प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। एग्जाम में पूछेगा कितने प्रकार की पद्धति हुआ करती थी, तो नील को पैदा कराने की, नील की उत्पादन को कराने की 2 प्रकार की खेती होती थी। पहला होता था जीरात और दूसरा आसामी बार।
तो पहला जो पद्धति होता था उसको क्या कहते थे, जीरात कहते थे, और दूसरे को क्या कहते थे, तो आसामी बार कहते थे। सभी लोग इस नाम को कमेंट करें। ये दोनों तरीका होता था, एक तरीके जिससे खेती कराई जाती थी उसका नाम था जीरात, और दूसरा जो तरीका होता था उसे कहते थे आसामी बार। अब ये जीरात क्या है, तो जीरात वो पद्धति है जिस पद्धति के अनुसार क्या करते थे, तो जो यूरोपीय नील मालिक हैं, जो बागान खेतों के मालिक हैं, जो यूरोपीय नील्हे हैं, वो क्या करते थे, वो अपनी देख रेख में अपने हल और बैल की सहायता से नील की खेती कराते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी देख रेख में जो होते थे, अपनी देख रेख में अपने अपनी हल और बैल के द्वारा, अपनी हल और बैल के द्वारा खेती करवाते थे। किस चीज की, तो नील की खेती इनसे करवाते थे। मतलब कुल मिला के कहें तो एक काम समझ लीजिए कि ये रैयत, यानी रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। रैयतों को ये मजदूरी देते थे और मजदूरी देकर ये खेती कराते थे, और उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो उस पद्धति को साथियों हम जीरात कहते हैं। उस पद्धति को क्या कहते हैं, जीरात कहते हैं। चंपारण के अंदर में जीरात के तहत खेती कराई जाती थी। जीरात कहने का मतलब है कि हम जो है यूरोपीय नील्हे हैं, हमें नील की खेती करानी है, ये मेरा जमीन है। हमने कहा है सुनो इधर आओ किसान को बुलाया, हमको पता है कि ये रैयत है, रैयत मतलब किसान होता है। रैयत को बुलाया, उसको बोला तुमको इतनी मजदूरी दूंगा, तुमको खेती करनी है, और उसके बाद हम अपना उसको हल बैल देंगे, अपनी देख रेख में देकर जमीन पर खेती कराएंगे। किस चीज की, तो नील की खेती कराएंगे। उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे जीरात। अब यहां पे मामला नहीं फंसा था, मामला फंसा असामी बार के अंदर में। असामी बार के अंदर में क्या होता था साथियों, 3 प्रकार की खेती होती थी। डिटेल में पढ़ा दो ना, एक बार बता दो। आसामी बार के अंदर में 3 प्रकार की खेती होती थी। 3 तरीके से आसामी बार के अंदर में नील खेती कराई जाती थी। पहला जो तरीका होता था उसे हम कहते थे 3 कठिया प्रथा। पहले तरीके को हम क्या कहते थे, तो ये जो पहला तरीका होता था इसे हम कहते थे 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा, पहले वाले को हम क्या कहते थे, 3 कठिया प्रथा कहते थे। दूसरी वाली जो पद्धति होती थी साथियों, उस दूसरी वाली पद्धति को हम कुरतौली कहते थे। क्या कहते थे, तो कुरतौली कहते थे। और जो तीसरी वाली पद्धति है उसको खुस्की कहा जाता था। उसको क्या कहते थे, तो उसको खुस्की कहते थे। तो आपने तो अभी तक सिर्फ एक पढ़ा होगा, 3 कठिया प्रथा, लेकिन चंपारण के अंदर में आसामी बार पद्धति से खेती कराने के लिए यूरोपीय नील्हे जो हुआ करते थे वो रैयतों से 3 प्रकार से खेती करवाते थे। ठीक है जी, 3 प्रकार से। पहला होता था 3 कठिया, दूसरा कुरतौली और तीसरा खुस्की। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रथा थी वो कौन सी है, वो 3 कठिया। 3 कठिया का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या होती थी, नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, ये आप जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, 3 कठिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कुरतौली क्या होता था, कुरतौली क्या होता था, ये आपको पता होगा। अब इसमें एक बात और होती थी कि जब ये एग्रीमेंट कराते थे तो ये 25 बरस की एग्रीमेंट कराते थे जमीन पर, या 30 बरस तक लगातार आपको खेती करने का एग्रीमेंट करना पड़ता था, तभी वो नील उगाने की इजाजत देते थे, और जबरदस्ती भी नील उगवाते थे। सट्टा होता था और ये सब कहानी पूरी चलती थी। नील अगर आप नहीं उगाते हैं तो बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन किसान इतना दबा कुचला आदमी होता था कि वो दबा कुचला होने के कारण क्या करता था भाई, तो वो चुपचाप सह लेता था। उसके बाद कुरतौली पद्धति क्या होती थी, तो कुरतौली के अंदर में जो किसान होते थे वो अपने खेत को, घर को, मकान को, गाय को, भैंस को बंधक रख देते थे, और बंधक रहने के बाद लोन का पैसा लेते थे और उससे नील की खेती करते थे। और उसके बाद उस रैयत जो है ऋण को अदा नहीं कर पाता था, तब तक वो बंधक उसका छूटता नहीं था। यानी अपना खेत, इस पद्धति के दौरान क्या होते थे, पैसे के लिए वो अपना जो खेत होता था, अपना उसका जो मकान होता था, उस मकान को बंधक रख लिया जाता था, और अंग्रेज इस बंधकी को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनका पूरा पैसा वापस नहीं कर दिया जाए। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कुरतौली कहते हैं। खुस्की क्या होता है, तो खुस्की में जो किसान होते थे, किसानों के साथ पट्टा किया जाता था, और पट्टा करने के बाद वो जो है रैयत नहीं होते थे, नॉर्मली पट्टे पर दे दिया जाना, उसको क्या कहते थे, तो खुस्की कहते थे। इसको पट्टे पर देना का मतलब क्या है, खुस्की कहते थे। अब आपने जो अभी तक सिर्फ प्रथा पढ़ी है वो आप कहते हैं 3 कठिया प्रथा, लेकिन चंपारण में नील की खेती जीरात और आसामी बार दोनों तरीके से कराई जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये मामला कहां से निकल के आया। मामले की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 1901 के बाद 1911 में जनगणना हुई थी। 1911 की साथियों जब जनगणना हुई तो इस जनगणना में चंपारण का रिजल्ट निकल के आया, और पता चला कि चंपारण के अंदर में लगभग 19 लाख लोग जो हैं, 19 लाख लोग यहां की आबादी है। इस चंपारण की आबादी कितनी है, 19 लाख लोगों की आबादी। इस 19 लाख आबादी में भी 19 लाख आबादी में भी अगर आप बात करें तो इसका भी ब्रेकअप जब आप देखेंगे तो इस 19 लाख जो आबादी थी इसके अंदर में लगभग 16 लाख जो है हिंदू हुआ करते थे। लगभग 16 लाख यहां पर हिंदू हुआ करते थे।
उसके अलावा लगभग 2.5 लाख के आसपास, कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा 2,40,000, कहीं मिलेगा 2,86,000, कहीं 2,90,000। तो यहां पर मान के चलिए कि 2 लाख 2.9 लाख जो है यहां पर मुसलमान रहते थे इस चंपारण में। और मैं ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है। और तीसरा, यहां पे लगभग 2,000 के आसपास ईसाई रहते थे। तो भारत के इतिहासकारों ने कहा कि ये 2,000 ईसाई मिलकर पूरे चंपारण को चलाएंगे, ये संभव नहीं है। पूरे चंपारण को 2 लाख, लगभग एग्जैक्ट आप पूछेंगे तो 2,07,035 हुआ कर, 735, 2 लाख करें, 2,735। अब आप मुझे बताइए कि 2,735 ईसाई हुआ करते थे। एग्जैक्ट आंकड़ा आप कहें मैं तो लिख देता हूं, 2,735 ईसाई हुआ करते थे। तो भारत के इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ इतने ईसाई मिलकर पूरे चंपारण पर राज करेंगे, नहीं हो सकता। इसीलिए इतिहासकारों ने लिखा कि यदि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर एक एक पत्थर ईसाइयों पर फेंकता तो चंपारण निश्चित रूप से अंग्रेज खाली कर देते और चंपारण में अंग्रेज बचते ही नहीं। लेकिन समस्या इस बात की थी कि भारत के लोगों में आत्मबल की इतनी ज्यादा कमी थी कि यह विरोध करना उनके बस की बात नहीं थी, विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था। और आपको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं पर तो मुझे बताना है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी पर तो टिप्पणी की थी, इसी चंपारण के इसी आंकड़ों पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कथन दिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कथन दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि किसी भी रैयत की हिम्मत नहीं थी कि वो नील बोने से इनकार करे। यदि कोई ऐसी हिम्मत करता तो 1,000 रुपए के, मतलब अलग अलग तरीकों के 1,000 रुपए के उनके ऊपर जुल्म कर कर उनको मजबूर कर दिया जाता। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बताया कि किसी भी लोगों में हिम्मत नहीं थी, किसी भी रैयत में हिम्मत नहीं थी, इसकी बात उन्होंने की। और बुज़दिल कहा यहां पर कि लोगों के पास हिम्मत नहीं थी, अगर लोग खड़ा होकर विरोध करते तो अंग्रेजों की औकात कहां, अंग्रेज तो एक एक पत्थर मारते तो ये खाली हो जाता। लेकिन अब शुरू होगी साथियों कहानी, और जिस कहानी के बारे में हम बातचीत करेंगे, और वो कहानी किसकी होगी तो आप भी जानते हैं, पंडित राजकुमार शुक्ल की होगी, पंडित राजकुमार शुक्ल की होगी। कहानी शुरू करते हैं चंपारण की। साथियों कहानी शुरू होती है, एक डेट है साथियों जिसका नाम है 10 अप्रैल। इसके पहले की कहानी मैं बता चुका हूं, जब आप पटना जंक्शन पर उतरेंगे तो 10 अप्रैल 1917 साथियों, ये डेट याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर महात्मा गांधी पहुंचते हैं। पटना जंक्शन पर कौन पहुंचता है तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं। और जब महात्मा गांधी पटना जंक्शन पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद ये अकेले नहीं पहुंचते हैं, इनके साथ राजकुमार शुक्ल भी होते हैं। इनके साथ साथियों कौन होता है तो राजकुमार शुक्ल भी होते हैं महात्मा गांधी के साथ। और राजकुमार शुक्ल जो ये महात्मा गांधी के साथ होते हैं, यहां से ये पटना उतरते हैं और उतरने के बाद अपने मित्र से मिलने जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों, आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये मिलने जाते हैं। एग्जाम में बीपीएससी ने कई बार पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास कहां, तो आप भी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के अंदर के रहने वाले थे। और पटना में कहां तो आपको ही पता है कि मौर्य लोग के पीछे एक इलाका है जिसे बंदर बगीचा कहते हैं। उसी बंदर बगीचा के इनका घर हुआ करता था। बंदर बगीचा में जब इनके घर पर गांधी जी गए तो मालूम चला कि ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। आपको पता है कलकत्ता में 1917 का अधिवेशन कहां हुआ है? 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन के बाद कहां चले गए हैं तो महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन के बाद जगन्नाथपुरी दर्शन करने चले गए। फिर जब इनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ही अपने मित्र से निकलेंगे, और इनके मित्र होंगे जिनका नाम होगा मौलाना मजहर उल हक। एग्जाम में यहां से सवाल पूछेगा कि मौलाना मजहर उल इनके घर का नाम क्या है? तो साथियों इनके घर का नाम है सिकंदर मंजिल। एग्जाम का यह पूछा हुआ सवाल है, बिहार स्पेशल का। एग्जाम में पूछेगा कि इनका घर कौन सा, तो सिकंदर मंजिल। ये जो सिकंदर मंजिल है ये फ्रेजर रोड में है। इसी मौलाना मजहर उल हक से मिलने सिकंदर मंजिल जाते हैं। और सिकंदर मंजिल, क्योंकि मौलाना मजहर उल हक इनके साथ पढ़ाई किए थे, कहां पे? लंदन में इनर टेम्पल कॉलेज के अंदर। उसके बाद गांधी आगे बढ़ते हैं। आपको बताइएगा, अगर आप कहिएगा तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, हम धीरे धीरे बता के निकल जाएंगे। यहां पर गांधी जब इनसे मुलाकात करते हैं और इसके बाद गांधी कहां निकल जाते हैं तो इसके बाद गांधी मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। और मुजफ्फरपुर में इनकी मुलाकात इनके मित्र इंतजार कर रहे होते हैं। नाम होता है जेबी कृपलानी। नाम क्या होता है तो नाम होता है साथियों जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी से यहां उनकी मुलाकात होती है। जब जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं महात्मा गांधी, तो अपने छात्रों के साथ स्टेशन पर उनको रिसीव करने आते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर के अंदर में मीटिंग होती है 11 अप्रैल को, अगले ही दिन।
वहां पे एक मंत्री होते हैं विल्सन, वो मिलते हैं और कहते हैं कि आप चंपारण मत जाइए, ये ठीक नहीं है, चंपारण जाएंगे परेशान हो जाएंगे। उसके बाद 12 अप्रैल को महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर के ही गया सिंह के घर पे रुकते हैं। वहां पे भी अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि आप चंपारण मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। 13 अप्रैल को महात्मा गांधी कमिश्नर से मिलते हैं। कमिश्नर कहता है कि आप चंपारण मत जाइए, अगर आप जाइएगा तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी अपने मित्र रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामदयालु सिंह और गया प्रसाद साथ के साथ गांधी जी कमिश्नर साहब से मिलने जाते हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है। उसके बाद वहां पे धारा 144 लगा दी जाती है और उसके बाद अंततः 15 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है कूच कर जाते हैं। कहां के लिए? तो 15 अप्रैल को महात्मा गांधी कूच कर जाते हैं चंपारण के लिए। और गांधी कहते हैं कि अब हम कहां चलेंगे? तो अब हम चंपारण चलेंगे। और चंपारण के लिए जब गांधी जी निकलने लगते हैं तो गांधी कहते हैं आपको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लो, मुझे इसका कोई फक्र नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि अब मैं चंपारण जाऊंगा। और चंपारण में महात्मा गांधी कहां जाते हैं? तो मोतिहारी जाते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं। जब महात्मा गांधी यहां पर मोतिहारी पहुंचते हैं, वो डेट होता है 15 अप्रैल को। साथियों याद रखिएगा, 15 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है कहां जाते हैं? तो चंपारण जाते हैं। चंपारण जाने के बाद ये गोरख प्रसाद के घर पर ठहरते हैं। उसके बाद जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचे और गांधी जी की सूचना फैलती है, गांव गांव से लोग जुटने लगते हैं कि गांधी जी आए हैं, जिनके दर्शन मात्र से जैसे ही गांधी जी यहां पहुंचते हैं चंपारण, जैसे ही गांधी चंपारण पहुंचते हैं, उनके चंपारण पहुंचने के बाद एक व्यक्ति होते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साइकिल उठाकर पूरी मोतिहारी घूम जाते हैं और लोगों से गांव गांव जाकर, घर घर जाकर कहते हैं कि चलिए एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र कर लेने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आएगा। इसीलिए एग्जाम में बोलता है कि महात्मा कहकर सबसे पहले किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। अब आप जानते हैं कि महात्मा गांधी वहां से निकलते हैं, तब तक एक बलात्कार की कोई सूचना मिल जाती है, तो जसोल पट्टी गांव जाने लगते हैं। वो जसोल पट्टी में उनको अंग्रेज रोक लेते हैं, बीच में चिट्ठी धरा देते हैं। दरोगा जी गाड़ी पर से महात्मा गांधी को उतार लेते हैं। उसका टमटम पर बैठाकर महात्मा गांधी को लाया जाता है। कहां पर? तो मोतिहारी। जब मोतिहारी में उनको लाया जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप पहली गाड़ी से चंपारण छोड़ दीजिए, और अगर आपने चंपारण नहीं छोड़ा तो हम आपको गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। महात्मा गांधी कहती है तो आप भेजना है तो जेल मुझे भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद महात्मा गांधी 18 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जाती है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे जेल भेजना है, भेज दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। लेकिन तब तक चंपारण के लोग चारों तरफ से जुट जाते हैं। जब चंपारण के लोग चारों तरफ से जुट जाते हैं तो उसके बाद महात्मा गांधी की हिम्मत बढ़ जाती है और एसडीएम साहब जो है 100 रुपए के मुचलके पर जमानत दे देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 100 रुपए के मुचलके पर जब गांधी को जमानत मिलती है तो गांधी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि देश को सविनय अवज्ञा का प्रथम सबक जो है मैं प्रत्यक्ष उसका गवाह हूं। और गांधी ने कहा कि मैं 100 रुपए देकर अपनी जमानत नहीं लूंगा। और जानते हैं लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अपनी पहचान पर उनको जमानत दे दी, जमानत दे दी महात्मा गांधी को। उसके बाद महात्मा गांधी बेतिया की ओर निकले। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को महात्मा गांधी कहां पहुंचे? तो 22 अप्रैल को महात्मा गांधी बेतिया पहुंचे। बेतिया से फिर आगे निकले, एक गांव है जिसका नाम है साठी, नरकटियागंज में पड़ता है, ये साठी प्रखंड है। इस साठी में उन्होंने लगभग 8000 किसानों से, 8000 रैयतों से मुलाकात की। और रैयतों से मुलाकात करने के बाद इनके बयान को दर्ज किया, इनके बयान को अपने डायरी में दर्ज किया। और बयान को दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके मुख्य सचिव को सौंप दिया। और तब जाकर जब मुख्य सचिव को सौंपा, तब जाकर जब 22 अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई आया, 13 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपनी रिपोर्ट इनको जमा कर दी और रिपोर्ट महात्मा गांधी ने जमा करी 13 मई को। मई के बाद महीना आया जून का, रांची में गांधी जी को बुलाया गया। रांची में अंग्रेजों ने बैठक की थी, रांची में। और रांची में बैठक हुई, और रांची में बैठक होने के बाद रांची में बैठक हुई, और रांची में बैठक कब हुई? तो जून महीने के अंदर में हुई, जून 1917 में। और रांची में जब बैठक हुई तो इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी में हुआ कि अब हम क्या करेंगे? तो एक कमेटी का गठन करेंगे साथियों, एक कमेटी का गठन। और तब जाकर उस कमेटी को बनाया गया, जिस कमेटी का नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम बना चंपारण कृषीय जांच समिति, कृषीय जांच समिति।
एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या पड़ा, तो जिसका नाम पड़ा चंपारण कृषि जांच समिति। अच्छा लग रहा है, अगर आपको नहीं इतना डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बोलिए, मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ा रहा हूं तो एक बार धांस के पढ़ा दूं। अगर आप कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, जैसा कहिए। अगर पढ़ाना है तो एक बार दिल दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आप पढ़ना चाहते हैं। यस सर, पढ़ाना है, दिल आने लगा। सुनिए, अब जब समिति की जांच की बात हुई तो इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सबसे पहला नाम जो आपको याद होना चाहिए, आप अपना नाम भूल जाएं लेकिन ये नाम आप याद रखें, और वो नाम है FG स्लाई। यही इसके नेतृत्वकर्ता थे या अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कि इस कमेटी की, ये पूछा हुआ सवाल भी है टीआरई का, टीआरई में पूछा कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG स्लाई हुआ करते थे। LC अदामी हुआ करते थे। दूसरा नाम जो है LC अदामी का है, अदानी मत समझ लीजिएगा, ये अदामी है, अदामी। तीसरा नाम रैना, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रैना का नाम मत भूलिएगा, तो आपने कहा था रैनी है क्या? जी बिल्कुल, जी रैनी है साथियों, जी रैनी तीसरा नाम। चौथा नाम डीजे रीड है साथियों, डीजे रीड है, डीजे रीड है, और डीजे रीड इसके महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। पांचवा नाम जो इसमें काफी महत्वपूर्ण था, राजा हरिहर प्रसाद हुआ करते थे, राजा हरिहर प्रसाद। इसके अलावा छठा आदमी, ये नाम याद कर लीजिएगा, नारायण सिंह का आपको नाम मैंने बताया था, नारायण सिंह हुआ करते थे। और सातवां आदमी अगर आपसे हम बात करें, सातवां आदमी आपसे बात करें तो वो महात्मा गांधी हुआ करते थे। इन सदस्यों की नियुक्ति की गई और महात्मा गांधी को भी इसमें शामिल किया गया। जब ये संयुक्त लोग बैठे तो इस समिति की पहली बैठक 17 जुलाई को हुई। इस समिति की जो पहली बैठक है, इस जांच समिति की बैठक जो है, इस समिति की पहली बैठक, इस समिति की साथियों, इस समिति की पहली बैठक की आप बात करेंगे तो ये पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई, 17 जुलाई 1917 को हुई। इसके बाद फिर इस बैठक में निर्णय नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने 3 अक्टूबर 1917 को अपनी आदेश को जारी कर दिया। इन्होंने जो है 3 अक्टूबर, इसके बाद कौन सा डेट, तो 3 अक्टूबर 1917 को इन्होंने क्या किया, तो अपना जो है आदेश जारी कर दिया। मतलब इस कमेटी ने अपनी अनुशंसा जो है जारी कर दी और कहा कि ये हमारी अनुशंसा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बिहार सरकार के सामने 4 अक्टूबर को इसे पेश किया गया और उसके बाद अंततः 18 अक्टूबर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 18 अक्टूबर 1917 इस दिन ये जो है लागू कर दिया गया। 18 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई, इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई, अखबारों में छाप दिया गया और बताया गया कि हमने इसमें फैसला क्या लिया है। अब जब इन्होंने फैसला, अपनी अधिसूचना जारी की तो 18 अक्टूबर, ये डेट अपना बर्थडे भूल जाइए लेकिन ये याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 1917 को इसमें क्या फैसला आया। इन लोगों ने 3 बड़े फैसले किए, इन लोगों ने 3 बड़े फैसले किए। उसमें जो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे पहला था कि उन्होंने 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, 3 कठिया प्रथा को। दूसरा, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब चंपारण के अंदर में क्या हुआ था, नील की खेती जब धीरे धीरे कम होने लगी, जर्मनी के अंदर में जब डाई का आविष्कार हो गया, क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं इसलिए वो वाला मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, वो पोर्शन मैंने कवर नहीं किया, वो पहले ही बता चुका हूं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब जमीनें उनकी एग्रीमेंट कर ली गई, अनुबंध कर ली गई, तो अंग्रेजों ने कहा कि जर्मनी में जब डाई का निर्माण हो गया, आविष्कार हो गया, तो भारत की जो यूरोपीय की जो नीलें थी, भारतीय नील थी, इनकी मांग बाजारों में खत्म हो गई। और जब इनकी मांग बाजारों में खत्म हो गई तब जाके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया आपको अगर अपना जमीन मुक्त कराना है, एग्रीमेंट से छुड़वाना है, तो आप मोटा माल दीजिए, पैसा दीजिए, तब हम आपकी जमीनें छोड़ेंगे। तो यहां पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया ही गया और बोला गया कि अवैध वसूली, एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि अवैध वसूली का 25%, अवैध वसूली का 25% कि नीलहों को, सॉरी, किसानों को वापस किया जाए। एग्जाम में पूछेगा कितना प्रतिशत किसानों को वापस किया जाए, तो ध्यान रखिएगा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करना था। तीसरी बात,
जो यहां पे महत्वपूर्ण बात थी, और वो तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक दशक के भीतर जितने भी, मतलब अगले 10 साल में जितने भी नील्हे हैं यहां पे यूरोपीय हैं, वो सब के सब चंपारण छोड़ दें। तीसरा आदेश जारी किया कि एक दशक यानी 10 वर्ष में, 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर नील्हे जो हैं, इनका टारगेट था, इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि 10 वर्ष के भीतर नील्हे चंपारण छोड़ दें। ये 3 बड़े फैसले 18 अक्टूबर 1917 को लिए गए, और ध्यान रखिएगा कि चंपारण के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने इस पूरे चीजों को समझा, पूरे चीजों को जाना। तो ये चंपारण की समस्या है। अब आपको एक बात बताऊं, चंपारण के लोग इतना ज्यादा क्यों परेशान थे? चंपारण में सरकार कुल 16 प्रकार के कर लेती थी। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के, या 15 प्रकार याद है जहां तक मुझे, 15 प्रकार के खर्च लेती थी। चंपारण में सिर्फ तिनकठिया का मामला नहीं था। चंपारण, जिस चंपारण को आप समझते हैं, उस चंपारण के अंदर में, उस चंपारण में जो कर था, टैक्स था, या शोषण कह ले, वो चंपारण में कर सिर्फ एक तिनकठिया प्रथा का कहानी नहीं था। चंपारण में एक तो कहानी है कि तिनकठिया है, एक तो ये तिनकठिया प्रथा से चंपारण के लोग परेशान थे, लेकिन उसके अलावा 15 अलग अलग प्रकार के खर्च, जैसे दूसरे नंबर पर मैंने एक टैक्स आपको बताया, आज पढ़ा ही देता हूं, पैन खर्च। मैंने ऑफलाइन में भी ये नहीं पढ़ाया है। पैन खर्च, चंपारण के किसानों से नहर का पानी, भाई नहर का पानी कौन देता है? सरकार देती है, फ्री में देती है। तो अंग्रेजों ने चंपारण के लोगों से नहर का पानी सिंचाई के लिए दिया जाता था, और उसके बदले भी 3 रुपया प्रति बीघा टैक्स लिया जाता था। नहर के पानी के लिए साथियों, नहर के पानी के लिए 3 रुपया प्रति बीघा, 3 रुपया प्रति बीघा का टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को हम क्या कहते थे? पैन खर्च कहते थे। चंपारण के किसान परेशान कि इतना टैक्स कौन देगा भाई, पैन खर्च काहे देंगे, हम सरकार को माल गुजारी दे ही रहे हैं, हम जमीन रसीद कटवाइए रहे हैं, फिर अलग से नहर के पानी के लिए भी पैसा दें। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि पैन खर्च देना। उसके बाद सलामी खर्च होता था, तीसरा एक टैक्स वसूला जाता था, जिसे क्या कहते थे? सलामी कर कहते थे। सलामी कर, सलामी कर के अंदर में प्रति बीघा 3 रुपए का टैक्स बिहार में वसूला जाता था। प्रति बीघा 3 रुपए का टैक्स वसूला जाता था किसानों से, और इसे तिनकठिया लगान कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता? तिनकठिया तो नहीं कि भाई सलामी दो हमको, बस तुम्हारे पास खेत है तो तुम इसे तिनकठिया लगान भी कहा जाता था, और यह भी बिहार के लोगों से तिनकठिया लगान वसूला जाता था। तीसरी के बाद चौथी बात अगर हम करें आपसे, चौथी टैक्स की बात करें साथियों, तो एक टैक्स होता था जिसको हम कहते थे सरी दावन। क्या कहते थे? सरी दावन टैक्स। और ये जो सरी दावन टैक्स होता था, ये सिर्फ चंपारण में वसूला जाता था, और कहा जाता था कि अगर तुम माल गुजारी का रसीद कटा रहे हो तो 1 आना पर रसीद तुमको हमको अलग से देना होगा। मतलब मालगुजारी का अगर रसीद कटा रहे हो तो मालगुजारी का रसीद ना 1 आना प्रति रसीद जो है, 1 आना प्रति रसीद दिया जाता था, प्रति मालगुजारी रसीद। चंपारण इतना ही नहीं है, चंपारण में तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना पढ़ाया जाएगा। चलिए, चौथा के बाद पांचवां टैक्स जो चंपारण के लोगों सर, बैठ माफी वसूला जाता था। चंपारण में अंग्रेज जबरदस्ती जो है बैठ माफी कर वसूलते थे। बैठ माफी क्या होता था? बोलते थे कि हल तुम अगर जोतोगे, अब भाई किसान है, हल तो जुतबे करेगा। कहता था कि चंपारण है, इस चंपारण में हमारा कानून चलेगा, और जितने किसान थे हल के बदले 3 रुपया प्रति हल बैठ माफी वसूला जाता था। 3 रुपया प्रति मल। छठे नंबर पे अगर बात करें तो बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता था। बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता। इतना ही। चंपारण बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है चंपारण। बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता था, और क्या कहा जाता था कि प्रति माल गुजारी 1 आना की दर से देना होगा। जैसे तुम पैन खर्च के दे रहे हो ना, सिंचाई खर्च, वैसे ही बैठ माफी 1 आना प्रति खेत वसूला जाता था।
उसके बाद एक और टैक्स वसूला जाता था चंपारण के अंदर में, और उस टैक्स को क्या कहते थे? उस टैक्स को कहते थे बपही पुतही टैक्स। क्या कहते थे? बपही पुतही टैक्स। अब ये बपही पुतही क्लास में भी मैंने आपको बताया है बपही पुतही टैक्स। ये बपही पुतही टैक्स क्या है भाई? तो बपही पुतही कर क्या है? तो किसी का अगर बाप मर गया और उसकी जमीन को बेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए तुमको टैक्स का पैसा जमा करना पड़ेगा और 30% अपनी जमीन का हिस्सा उसको कई कई जगहों पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, अंग्रेज जब भारत आए उनके पास जमीन था कहां? कैसे इतना जमीन अंग्रेजों के पास हो गया? तो जब भी उत्तराधिकारी किसी का बाप मर जाए और बेटे के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराना जाए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में ये कौन सा? तो बपही पुतही टैक्स वसूला जाता था। उसके अलावा हावही टैक्स वसूला जाता था। उसके अलावा 8वें नंबर पर हावही टैक्स वसूला जाता था। 8वें नंबर पर हावही टैक्स वसूला जाता था। हावही कर क्या है? हावही कर जानते हैं? हंसी आएगा आपको जब सुनेंगे कि हावही कर क्या है। अंग्रेज इतने कमीने हो सकते हैं आपको पता नहीं। जितने भी कोठी वाले लोग हैं, मतलब अंग्रेज लोग हैं, जितने भी यूरोपीय लोग हैं, तो अगर कोठी वालों को कोई बीमारी हो गई तो उसके बीमारी के लिए भारत के चंपारण के उस गांव के गरीब लोगों से पैसा वसूला जाता था। रैयत जो है, किसान जो है, कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए पैसा देते थे और वो टैक्स क्या कहलाता था? तो हावही कर कहा जाता था, हावही खर्च कहा जाता था। बीमारी के लिए दिया जाता था। मतलब अगर कोई अंग्रेज बीमार हो गया, कोठी वाला कोई बीमार हो गया, अगर कोई कोठी वाला बीमार हो गया, नीलहे कोई बीमार हो गए, तो उस कोठी वाला की बीमारी का खर्च उठाने के लिए हावही टैक्स लोगों से वसूल लिया जाता था और पैसा इकट्ठा करके अंग्रेज जो है क्या करते थे? चंदा करके इलाज कराते थे। ये अंग्रेज थे। 9वें नंबर पर अगर हम बात करें तो एक टैक्स वसूला जाता था जिसको कहते थे बेचाई टैक्स। बेचाई कर कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? तो बेचाई कर कहा जाता था। ये बेचाई कर जो है, प्रति दुकानदार, जितने भी दुकान तुम खोले हो, अनाज बेच रहे हो, तो अनाज बेचने वाले दुकानदारों से 1 रुपया सालाना टैक्स वसूला जाता था। अनाज बेचने वाले, ये बेचाई कर होता था। और बेचाई कर अनाज बेचने वाले दुकानदारों से अनाज, अब छोड़ देते हैं, बहुत डिटेल, बहुत टाइम लग रहा है, और रहने दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगली बार कभी पढ़ा देंगे। अनाज बेचने वालों से 1 रुपये प्रति वर्ष, उस समय 1 रुपया कितना होगा ध्यान रखिएगा, 1 रुपये प्रति वर्ष टैक्स वसूला जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं? बेचाई कर कहते हैं। ये अब सोचिए, आप तो सिर्फ चंपारण को चंपारण समझते हैं ना, आप तो सिर्फ चंपारण को चंपारण समझते हैं। अंग्रेजों से नफरत हो गया है सर। अभी तो कहां नफरत दिखाया है? अभी तो एक नफरत दिखाऊं? नफरत तुम्हारा मन करेगा कि थूक दे अंग्रेजों पर। अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार किया है कि मन करेगा कि थूक दे अंग्रेजों पर, गारंटी बोल रहा हूं। एक टैक्स है, बताऊं उस टैक्स का नाम? यहीं चंपारण में वसूला जाता था। एक टैक्स था जिसका नाम था, मन करेगा थूक दे अंग्रेजों पर, सगौड़ा। 10वां नंबर में लो, लिख लो, 10वां नंबर का टैक्स था, उस टैक्स को कहते हैं सगौरा। जानते हैं सगौरा कर क्या है? सगौरा कर चंपारण में अगर किसी बाप की बेटी विधवा हो गई है और अगर वो बाप चाहता है कि अपनी विधवा बेटी का सगाई दूसरे से कर दे, तो 5 रुपया लेते थे। विधवा की सगाई के बदले, याद रखिएगा, विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए टैक्स लेते थे, तब होने देते थे। बादले 5 रुपए कर लेते थे, और उसी कर को क्या कहते हैं? सगौरा। ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं जो विधवा, बाप की बेटी विधवा हो गई, उसका ब्याह करने वालों से टैक्स लेते थे। और बताऊं इनका शोषण, जब बात निकली है तो पूरा ही कर लें, आ जाओ, जगह ही नहीं है बोर्ड पे। अब 11 नंबर, ग्यारह में एक कर वसूला जाता था जिसका नाम क्या था? उसका नाम हुआ करता था आमदी सलामी। क्या नाम था? आमदी सलामी। और जानते हैं आमदी सलामी क्या हुआ करता था? गांव में कैसे, आप राजा हैं, यहां के आप अंग्रेज हैं, आप राजा हैं, गाड़ी निकाले और
गाड़ी निकाले और गाड़ी निकालकर चल दिए गांव में घूमने के लिए। तो कोई भी यदि अंग्रेज अधिकारी या कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी गांव में जाता था तो कहता था हमको सलाम ठोको और 1 रुपया हमको टैक्स दो। रैयतों को सलामी भी देना होता है और 1 रुपया का टैक्स भी देना होता था। जब भी कोई आदमी गांव में जाता तो गांव में अंग्रेजों को वो बोलते कि भैया किसान तुम हमें सलामी दो, और सलामी देने के साथ साथ सलामी दो और प्लस 1 रुपए का ₹1 का टैक्स दो, क्योंकि हम अंग्रेज हैं, हम तुम्हारे गांव में आए हैं, हमारे कदम तुम्हारे गांव में पड़े हैं। ये अंग्रेज थे। मरवन टैक्स वसूला जाता था, मरवन टैक्स वसूला जाता था, जिसको कहते थे मरवन कर। मरवन, ये मरवन क्या था? तो अंग्रेज चंपारण में मरवन वसूलते थे। अगर कोई बाप अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है तो लड़की की शादी के समय 1 रुपया टैक्स जमा करना पड़ता था। तब वो कोठी वाले लोग कहते थे कि हाँ हाँ जाओ जाओ अपनी बेटी का ब्याह कर लो। इन कोठी वालों को शादी के समय कोठी वालों को क्या करना पड़ता था? सोच लीजिए, ये कोठा वाले हो जाते इससे बढ़िया। कोठी वालों को 1 रुपए टैक्स देना पड़ता था। 1 रुपए टैक्स, ₹1 टैक्स। तब वो जो है शादी वाला मामला निपटता था। 13 नंबर में इनका एक टैक्स था जिसका नाम था कोल्हू पेराई कर, जिसको कहते थे कोल्हुआन टैक्स। कोल्हू आवन टैक्स कहा जाता था, कोल्हू आवन टैक्स। और कोल्हू आवन कर आप जानते हैं ना, पहले तेल तेल के दुकानदार जितने भी होते थे उनसे 1 रुपया वार्षिक वसूला जाता था। प्रति वर्ष 1 रुपया चंपारण में लिया जाता था और उसको कहा जाता था कोल्हू आवन कर। 14 नंबर का टैक्स जिसको कहते हैं चुल्हियावन कर। आप जानते हैं ना कि जो चंपारण का इलाका है वहां हल्दी बहुत होता है ना, चुल्हियावन कर वसूला जाता था 14 नंबर में। चुल्ही आवन, वाहन लिखा गया, चुल्हियावन कैसे लिखाएगा मुझे नहीं पता है। चुलियावन, वाहन, चुलिहावन कर वसूला जाता था। आप जानते हैं कि इस चंपारण के इलाके में हल्दी बहुत ज्यादा होती है, तो उस हल्दी को क्या करते थे लोग? उबालने के लिए चूल्हा जलाते थे। तो कहता था बहुत चूल्हा जला रहे हो, प्रति चूल्हा 1 रुपए का टैक्स दो, 1 रुपए का टैक्स दो, और उसका नाम था चुलिहावन टैक्स। सोच लीजिए, ये अंग्रेज थे कि जितना चूल्हा हल्दी को उबालने में लगाओगे उतने के लिए तुम क्या दोगे? तो हमें टैक्स दोगे। वो छोड़िए, अंग्रेज तो हमारा सुख दुख भी नहीं देखते थे। अंग्रेज हथियाही टैक्स वसूलते थे, हथियाही कर वसूलते थे। और यह हथियाही क्या होता था? मान लीजिए कि आप किसान हैं, अब कोठी वालों को मन कर दिया कि हम हाथी खरीदना चाहते हैं। अंग्रेज हैं, कोठी वाले का मतलब क्या? अंग्रेज वो चाहते हैं हाथी खरीदें, गाड़ी खरीदें, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो भारत का किसान देगा। तो टैक्स का नाम था हथियाही कर। अब हथियाही कर मतलब अगर अंग्रेजों को, अगर कोठी वालों को गाड़ी खरीदना है, हाथी खरीदना है, तो हाथी खरीदने के लिए जो पैसा वसूली होती थी वो भारत के किसानों से होती थी। खरीदने के लिए जो है कर लगा देते थे और उस कर का नाम था हथियाही कर। मतलब हाथी खरीदने के लिए पैसा दो, इसलिए उसको कहते हैं हथियाही कर। 15 16 नंबर का टैक्स जो चंपारण पर लोगों के द्वारा लादा गया था उसको कहते थे बाट छपी कर। क्या कहते थे? बाट छपी कर। बाट छपी कर। बाट छपी कर का मतलब होता था कि आप किराना दुकानदार हैं, आप बाट रखिएगा ना, तौलने वाला, दूध बेचने वाला, तेल बेचने वाला, तो उनसे कहा जाता था कि 1 रुपया प्रति दर से तुम क्या दो? तो हमें टैक्स दो। और उस टैक्स का नाम क्या था? तो बाट छपी कर हुआ करता था। प्रति दुकानदार 1 रुपया। अब आपसे एग्जाम में कोई भी टैक्स पूछ लेगा तो क्या आप बता देंगे? तो ये थी चंपारण की पूरी कहानी जो मैंने शॉर्ट में आपको सुनाई, सिर्फ बिहार स्पेशल पे फोकस होकर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये कंटेंट? कैसा लगा आपको? वर्ल्ड हिस्ट्री करा देंगे। अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार किया, फूट डालो और राज करो, अंग्रेज की नीति रही है। सारा टैक्स बिहार में ही लगा था। वंदना जी, क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, कहीं से भी चलने नहीं देते थे, टैक्स ही टैक्स लगा देते थे। ठीक है, चलिए
मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको कहीं अब सवाल नहीं फंसेगा, इतनी मेरी गारंटी है। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी बिहार स्पेशल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1853 में, 54 में, 55 में, 56 में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोटा विद्रोह कब हुआ था और लोटा विद्रोह था क्या? लोटा विद्रोह कब हुआ और लोटा विद्रोह था क्या? तो पहली बात तो उत्तर आने लगा है सभी लोगों का। बी आंसर आ रहा है, बहुत सही। नीतीश कुमार जी बी कह रहे हैं, प्रवेश श्रेया कह रही हैं बी, लल्लन टॉप बातें बी, सिंपी कह रही हैं बी, आशा बी, दिलीप जी बी, बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं, विनोद बी कह रहे हैं, विनोद प्रजापति बी, रूबी कह रही हैं बी, 53 54 53 ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी कह रहे हैं। सबका आंसर बी आ गया है। सुरेश, कैफ, रजीना, इतना तेजी से नाम बढ़ रहा है कि बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जो सब लोगों का उत्तर, जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, ए दिया है, उन सब लोगों का उत्तर गलत है। उत्तर क्या है? आप सभी लोगों का उत्तर गलत है। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। अब मैं चाहता हूं कि लोटा विद्रोह की कहानी बहुत शॉर्ट में सुना दो। मुजफ्फरपुर का आपने नाम सुना होगा, आपने मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा। मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं जेल है, और जेल के अंदर में जो कैदी रहते हैं उन कैदियों का विरोध हुआ था, उन कैदियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, और उस विद्रोह का नाम क्या था? लोटा विद्रोह। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैदी क्यों विद्रोह करेगा भाई, और लोटा विद्रोह क्यों नाम था इसका, लोटा विद्रोह क्यों नाम था? तो इसका संबंध लोटा से था। विद्रोह का कारण बड़ा सीधा साधा था कि आप जानते हैं कि जो कैदी होते थे ना, जो कैदी होते थे, उनको जेल के भीतर, जेल में इनको लोटा मिलता था। उस समय तो पीतल उतल का गिलास थोड़े चलता था, तो जेल में इनको पीतल का लोटा मिलता था। क्या मिलता था भाई? पीतल का लोटा मिलता था। अब साहब ये पीतल का लोटा, अंग्रेजों ने एक नियम निकाल दिया अचानक से और बोला कि अब पीतल का लोटा नहीं मिलेगा तुम लोगों को, जेल में जितने कैदी हैं अब पीतल की जगह तुम्हें मिट्टी का लोटा मिलेगा। मिट्टी का लोटा। अब एक तो भाई लोटा का लड़ाई था, अब लोटा मिला नहीं और पीतल के लोटा की जगह मिट्टी का लोटा सरकार ने दे दिया और उसके लिए नियम लगा दिया। जब नियम लगा दिया, क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि जब भी कोई जेलर वेलर जाता था ना कैदी को, गए सीधा हो, तो जो जेलर साहब या जेल के जो अन्य पुलिस वाले जाते थे तो कैदिया लोटवे से उठा के मार के कूच देता था उसको। तो सरकार ने देखा कि बहुत सारे हमारे सरकारी अधिकारी जो है लोटा से पिटा भी रहे हैं और आने वाले दिनों में कहीं भयंकर प्रहार ना होने लगे। विद्रोह हो रहा है, अब 57 की क्रांति आने वाली है, तो देखा कि कहीं लोटा से बड़ियार ना लोग कूचने लगे, तो इसलिए उन्होंने पीतल के जगह मिट्टी का लोटा दे दिया। अब मिट्टी का लोटा दिया तो कैदियों ने इसका विद्रोह कर दिया, और विद्रोह ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। और बात तो लोटा की थी भाई, लोटा बड़ी इंपॉर्टेंट था। अब लोटा की बात थी, लोटा बहुत इंपॉर्टेंट था, और वैसी परिस्थिति के अंदर में जेल के जेलर साहब को लगा कि नहीं नहीं, लोटा तो फिर से दे देना चाहिए। तब वापस से उन्होंने लोटा जो है क्या कर दिया, तो वापस से उन्होंने लोटा जो है पीतल का दे दिया, और इस प्रकार से लोटा विद्रोह जो है समाप्त हो गया। और ये विद्रोह 1856 में हुआ था, और 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमने आपको लोटा की कहानी सुनाई, और उम्मीद करते हैं कि इस लोटा की कहानी में आपको बड़ी मजा आया होगा कि इतना लोटा की चर्चा हुई जिसका जवाब नहीं था। अब मैं 2-3 बातें और पूछना चाहता हूं। जब लोटा आंदोलन की बात हुई है तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बिहार स्पेशल का ही टॉपिक है, इसीलिए मैं वो टॉपिक उठाता हूं, और वो टॉपिक है वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, और अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो दोबारा मत ज्वाइन करिएगा। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया है तो आप दोबारा ज्वाइन मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही बार ज्वाइन करना है, दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक बार के ज्वाइनिंग से ही काम आपका चल जाएगा। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आइए बातचीत करते हैं आगे शुरू। अब हमने लोटा की तो बात कर ली, लेकिन हम अब बात करेंगे वहाबी आंदोलन की। और मुझे 10 मिनट अगर आप देंगे, सिर्फ 10 मिनट मैं आपसे मांगता हूं, तो 10 मिनट में मैं आपको वहाबी आंदोलन बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5-7 मिनट अगर आप देंगे तो मैं वहाबी आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। और आज के बाद कोई भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो वहाबी से एग्जाम में नहीं है। TRE 1 में भी आया, 2 में भी आया, 3 में भी आया,
पीआरटी में भी आया, टीजीटी में भी आया और पीजीटी में भी आया। ये सारे जगह पूछा गया है। तो अगर आप कहें तो मैं इस वहाबी आंदोलन को पढ़ा देता हूं। देखिए, वहाबी आंदोलन की जब आप बात करते हैं तो एक स्लाइड फ्रेश ले लेते हैं, है ना। वहाबी आंदोलन, देखिए भाई, ये जो वहाबी आंदोलन है, इस वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो अरब देश के अंदर में 18वीं शताब्दी के अंदर में एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे, नाम था मोहम्मद इबन अल अल वहाब। वो जो धार्मिक गुरु थे, उन धार्मिक गुरु को शिष्यों के द्वारा, उनके जो शिष्य हुआ करते थे उनके द्वारा, जो उत्तरी अफ्रीका का इलाका है, उस उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और जब अफ्रीका गुलाम था तो उसी अफ्रीका की ये कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, 18th सेंचुरी से 18वीं शताब्दी की ये कहानी है। 18वीं शताब्दी के अंदर में जो अरब हुआ करता था, अरब देश की बात है ये। अरब देश के अंदर में एक सुल्तान कह लीजिए, या वहाँ के सुल्तान नहीं, धार्मिक गुरु कह लीजिए। वहाँ पे अरब देश के अंदर में धार्मिक गुरु हुआ करते थे। और अगर आप धार्मिक गुरु का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे, एक शॉर्ट में लिख लीजिए कि इनका नाम हुआ करता था इब्न अल अल वहाब, है ना। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं पूरा भी लिख दूंगा। पूरा अगर आप लिखना चाहते हैं तो गुरु मोहम्मद इब्न, बहुत जगह ई आधा ब लिखा रहेगा, बहुत जगह ई ब नौ लिखा रहेगा, अल अल इब्न अल अल वहाब। बहुत जगह लास्ट में वहाब लिखा रहेगा और बहुत जगह बहाब भी लिखा रहेगा। तो ये जो है, ये धार्मिक गुरु का नाम हुआ करता था। इस धार्मिक गुरु ने क्या किया, तो इस धार्मिक गुरु ने आपको क्या किया, तो जो अफ्रीका का इलाका था, उस अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में, उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। मतलब उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किसने किया, तो आपको पता है कि 18वीं शताब्दी के अंदर में जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे उन्होंने किया। और जो इस्लामिक नेता हैं, जो इस्लाम के जानने वाले जानकार लोग हैं, वो इसी आंदोलन को, इसी संघर्ष को क्या कहते हैं, इसी को वो वहाबी आंदोलन कहते हैं। एक्चुअल में वहाबी की कहानी यहां से शुरू हुई। अब आपको लगेगा कि सर भारत से वहाबी का क्या लेना देना, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये जब आंदोलन हुआ तो इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, तो इसे वहाबी आंदोलन कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसे शुरुआती दौर में शुरू किया गया। और जब इन्होंने आंदोलन को शुरू किया, इस आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है, आंदोलन को जो भारत में शुरू करने का श्रेय है, वो सैयद अहमद बरेलवी को जाता है, बरेलवी को जाता है। और जो ये सैयद अहमद बरेलवी साहब हैं, ये जो सैयद अहमद बरेलवी साहब हैं, इन्होंने इसको शुरू तो कर दिया, लेकिन इन्होंने क्यों शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों की स्थिति में सुधार आए। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों की सामाजिक स्थिति में, मुसलमानों की सामाजिक स्थिति में, मुसलमानों की सामाजिक स्थिति में, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में, मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में, इन तमाम चीजों में मुसलमानों के अंदर में सुधार आए। और इसी सुधार को लाने के लिए ये जो सैयद अहमद बरेलवी है, ये पटना इनका आगमन हुआ, पटना इनका आगमन हुआ। और पटना जब इनका आगमन हुआ तो उसके बाद धीरे 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 ये पटना में रुके। 1820 के अंदर में जो लोग हज यात्रा पर जा रहे थे, जो यात्री जा रहे थे, उनके साथ कलकत्ता ये यात्रा कर रहे थे, उस बीच ये पटना आके रुक गए। पटना में लौटे, फिर वो हज की यात्रा की। हज की यात्रा के बाद 1822 में मक्का से लौटे। और जब ये 1822 में ये मक्का से लौटे, तो मक्का से लौटने के बाद इन्होंने क्या किया, तो मक्का से लौटने के बाद ये पटना में परमानेंटली सेटल होने का प्लान करने लगे कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम साहब पटना में रहेंगे। अब पटना के अंदर में इनके एक बड़े मित्र हुआ करते थे, विलायत अली।
उसी विलायत अली के मकान में ये ठहरे। उसी पटना में ये कहाँ रुके, तो विलायत अली, आपने नाम सुना होगा, इनायत अली, विलायत अली, वो सब आएगा आगे, है ना, विलायत अली। और इसी विलायत अली के मकान में रुके और यहीं से रुक कर कहा कि अब हम जो है क्या करेंगे, तो हम पटना में रहकर काम करेंगे। उसके बाद पटना में इन्होंने अपने धीरे धीरे फॉलोअर्स बनाने शुरू किए। इनके शिष्यों की संख्या धीरे धीरे, लोगों को समझाते बुझाते थे तो इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। और इन्होंने 4 खलीफा नियुक्त किए। पटना में एक संगठन की स्थापना की और पटना में एक संगठन की स्थापना करने के बाद इन्होंने 4 खलीफा को नियुक्त किया। एग्जाम में वही सवाल पूछता है, इन्होंने कितने खलीफा नियुक्त किए, तो 4 खलीफा इन्होंने क्या किया, तो 4 खलीफा इन्होंने नियुक्त किया, 4 खलीफा इन्होंने नियुक्त किया। और ये जो 4 खलीफा नियुक्त थे उसमें सबसे पहला खलीफा तो विलायत अली और दूसरा इनायत अली। तो पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला कौन, तो इनायत अली, दूसरा कौन, तो विलायत अली। ये 2 का तो नाम आपको भूलना ही नहीं है, इनायत और विलायत का। उसके अलावा शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, शाह मोहम्मद हुसैन और चौथा नाम फरहत हुसैन। ये 4 लोगों को इन्होंने अपना क्या किया, खलीफा नियुक्त किया और इन लोगों से कहा कि तुम हमारे शिष्य हो, अब तुम जो है क्या करो, तो तुम लोग प्रचार प्रसार करो। अब ये लोग जो हैं, ये लोग प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार से बाहर निकले और उसके बाद ये अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान जाकर अफगानिस्तान गए ये लोग। और अफगानिस्तान जब जाने की बात आती है तो इनायत अली, विलायत अली तो थे ही, इनके साथ 2-3 और लोग थे, जैसे बकर अली, तालमी अली, 2 लोग। एक हुआ करते थे तालमी अली और एक हुआ करते थे बकर अली। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली। और मीर उस्मान अली का एक करीबी साथी, जो सबसे करीबी, वो कमरुद्दीन हुआ करता था। वो कौन हुआ करता था, वो कमरुद्दीन हुआ करता था। तो ये कुल मिला के ये जो 6 लोग हैं, ये जो कुल मिला के ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग क्या किए, तो ये 6 लोग सबसे पहले पटना में प्रचार प्रसार किया। पटना से ये सीधा चले गए कहां, तो बरेली गए प्रचार प्रसार करने। और बरेली में भी इन्होंने वहाबियों का खूब प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बरेलवी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। फिर यहां से बरेली से निकले तो बरेली से निकलकर 1825 में ये अफगानिस्तान पहुंच गए, ये अफगानिस्तान पहुंच गए प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर अफगानिस्तान से ये आगे बढ़े, अफगानिस्तान में प्रचार प्रसार किया, वहां भी नहीं रुके। और उसके बाद ये 1826 के अंदर में कहां पहुंचे, तो 1826 के अंदर में आपको पता है कि पश्चिमोत्तर प्रांत है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे एक कबायली प्रदेश हुआ करता था जो कबायली जनजाति का हुआ करता था। तो कबायली प्रदेश के अंदर में वहां भी जाकर ये रुके और वहां भी जाकर अपना प्रचार प्रसार किया। और जब वहां गए तो वहीं जाकर बस गए और वहां पर एक केंद्र बनाया। इस कबायली प्रदेश के अंदर में एक केंद्र बनाया और उस केंद्र का नाम सीताना हुआ करता था, सीताना हुआ करता था। और इसी सीताना केंद्र, मतलब सीताना एक शहर का नाम है, उसी सीताना से बैठकर ये वहाबियों के संघर्ष को आगे धीरे धीरे बढ़ा गए। अब यहां से पैसा भेज रहे हैं कहां, तो पटना भेज रहे हैं और यहीं से बैठकर पटना को भी संचालित कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद नसरुद्दीन। एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली के अंदर में वहाबियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में साथियों मोहम्मद, दिल्ली के अंदर में जो व्यक्ति ने आंदोलन का नेतृत्व किया उसका नाम था मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन। और मोहम्मद नसीरुद्दीन ने क्या किया, तो दिल्ली के अंदर में आंदोलन का नेतृत्व किया साथियों, दिल्ली के अंदर में आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके अलावा पटना में विलायत खां को नेतृत्व दिया गया कि आप जाइए, आप जाकर, विलायत खां को कहा गया कि आप जाइए और जाकर आप पटना में नेतृत्व कीजिए। बाद में उनके जो भाई हैं इनायत अली, विलायत खां और इनायत अली, तो पटना के अंदर में साथियों, पटना के अंदर में किसको नेतृत्व मिला, तो पटना में नेतृत्व मिला विलायत अली, जिसे हम विलायत खान भी कहते हैं।
और विलायत खान को तो दिया गया, लेकिन इनको कहा गया कि अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो आप सहयोग अपने भाई से ले सकते हैं, और आपके भाई का नाम है इनायत खान। देखो मेरे भाई, एक भाई कमेंट में बार बार कह रहे हैं कि सर जल्दी 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 जल्दी, तो यार या तो तुम एमसीक्यू पढ़ लो, और जब मैं अगर डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो ऐसा कमेंट मत किया करो। मैं बहुत सोच सोच के पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं बहुत सोच सोच के पढ़ाता हूं, इसीलिए आपको अगर नहीं पढ़ना है तो आप घर चले जाइए, लेकिन डिस्टर्ब मत कीजिए। बहुत सिंपल बात। उसके बाद ये दोनों भाई सिर्फ यहां नहीं रुके, ये दोनों भाई फिर पटना से बाहर निकले। पटना से बाहर इन भाइयों ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन, मतलब वहाबियों का प्रचार प्रसार किया, खूब बढ़ाया लिखाया। बॉम्बे के अंदर में किया, बॉम्बे में किया, बंगाल में किया, मद्रास में किया, मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश में किया। इन तमाम इलाकों के अंदर में इन्होंने वहाबियों का प्रचार प्रसार किया और बोला कि आप लोग वहाबियों का साथ दीजिए और वहाबियों के साथ होइए। उसके बाद लेकिन एक घटना घट गई इन्हीं दोनों भाइयों के साथ। वो साल हुआ करता था 1844, 1844। 1844 में ये जो दोनों भाई हैं, यानी विलायत और इनायत, ये जो दोनों भाई हैं ना, विनायत और इनायत, इनायत ये दोनों जो हैं, इनायत ये दोनों पटना से निकले। और जब ये दोनों पटना से निकले और पटना से निकलकर ये कहाँ जा रहे थे, तो ये अफगानिस्तान जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे थे, तो अफगानिस्तान जा रहे थे। उसी बीच में इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। वहाबियों के दो बड़े नेता विलायत अली और इनके साथ इनके भाई इनायत अली 1844 में पटना से अफगानिस्तान जा रहे थे। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर कर वापस, अरेस्ट करने के बाद वापस लाहौर भेजा, और लाहौर के बाद वापस इन्हें लाहौर भेजा, और लाहौर के बाद साथियों इन्हें क्या किया, तो पटना वापस भेज दिया। पटना वापस भेज दिया और बोला कि आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं, अफगानिस्तान नहीं जा सकते। और उसके बाद 10,000 रुपए का, उस टाइम पीरियड में 10,000 का मुचलका हुआ था, और कहा कि आज के बाद आप पटना से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग पटना से बाहर निकले और 1850 में जाकर पश्चिमोत्तर प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये दोनों भाई जाकर बस गए, और इन्होंने बोला कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बस इतना ही हुआ कि इसके बाद जो सीताना था, उस सीताना जो प्रदेश हुआ करता था, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, यहां पर सीताना जो काबिलियों का केंद्र हुआ करता था, इस सीताना के अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अली ब्रदर्स। इनको अली ब्रदर्स ने, सीताना को किसने संभाला, तो अली बंधुओं ने, वो अली बंधु मत समझ लीजिएगा, है ना, वो एक और अली बंधु है, उन्हें अली बंधुओं ने संभाला। और धीरे धीरे फिर 1853 या 54 में विलायत अली की मृत्यु हो गई। और 1854 के अंदर में साथियों विलायत अली की मृत्यु हो गई। अब जब विलायत अली की मृत्यु हुई, विलायत अली की मृत्यु हुई, तो वहाबी आंदोलन का कमान किसके पास आएगा, तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों अब किसके पास आएगा, तो इनके छोटे भाई इनायत के पास आएगा, इनायत के पास आएगा। इनायत अली को अब वहाबी आंदोलन का केंद्र मिल गया, उनको मतलब बागडोर मिल गई कि लीजिए आप संभालिए। उसके बाद अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं और वहाबियों ने कहा हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद 1883 आया साथियों, जब बात निकली है तो पूरी ही हो जाए, इतने अच्छे से आप सुन रहे हैं तो मुझे पढ़ाने में भी मन लग रहा है। इसके बाद अब आई आज साथियों 1883 की। कुछ इतिहासकार 1884 भी लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 1883 लिखते हैं। 1883 जो है, अगले स्लाइड पर ले लेता हूं, मजा आ रहा है मुझे भी। 1883 इनके लिए बड़ा ही दर्दनाक था। वहाबियों ने 1883 के अंदर में क्या हुआ, तो 1883 के अंदर में वहाबियों ने क्या किया, तो वहाबियों ने साथियों आंदोलन की घोषणा कर दी। वहाबियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा कर दी और बोला कि भैया हम अंग्रेजों से अब लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम अंग्रेजों से क्या करेंगे, तो हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने और इनकी बीच की लड़ाई हुई, तो वहाबी नेता जो हमारे एक और हुआ करते थे शाह अब्दुल्ला, वो अफगानिस्तान चले गए। बाद में अहमदुल्ला साहब को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद अहमदुल्ला साहब जब गिरफ्तार हुए साथियों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी टाइम पीरियड में अहमदुल्ला को क्या किया गया, अहमदुल्ला को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। लेकिन एक और पॉइंट है जो मुझे बताना है,
और वो है कि समाज सुधार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन कहीं ना कहीं डेविएट हो गया। और आज भी 2025 में भी समाज सुधार में वहाबियों का अपना वजूद है। और जानते हैं, आज वहाबी अपने आप को वहाबी नहीं कहते हैं, वहाबी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और जो लोग इनको जानते हैं वो समझ जाएंगे, अहले हदीस कहते हैं, मेरी जानकारी जहां तक है, और ये कोई और नहीं बल्कि आज भी जो हैं ये वहाबी हैं जो अहले हदीस के रूप में जाने जाते हैं, आज भी वहाबी है। तो ये वहाबी आंदोलन की कहानी थी जो मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगला, खुदीराम बोस ने, अगला जो है कि खुदीराम बोस ने किसकी सहायता से न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर एक प्रहार होगा ना, क्या हो गया भाई इसको, व्हाट हैपेंड भैया, व्हाट हैपेंड, इट हैपेंड्स ओनली इन इंडिया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक प्रहार किया, जीवन पर हमला का एक प्रयास किया, जीवन पे एक हमला का प्रयास किया। ठीक है, तो वो प्रफुल्ल चाकी थे, विनय कुमार बोस थे, रास बिहारी बोस थे, जाति घोष थे, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो खुदीराम बोस ने किसकी सहायता से किया है? हाँ बिल्कुल, उत्तर आने लगा है, वीडियो को लाइक नहीं आया है लेकिन उत्तर आने लगा है। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि क्लास कब बंद होगा। जब आप कहेंगे तब बंद कर देंगे, अभी कहिएगा अभी बंद कर देंगे, थोड़ा देर बाद कहिएगा थोड़ा देर बाद बंद कर देंगे, जब कहिएगा तब बंद कर देंगे। अभी बंद कर दें तो बोलिए बंद कर देते हैं। हाँ? बंद करना है तो मुझे बताइए कि यस सर बंद कर दीजिए, तो हम अभी बंद कर देंगे, इफ यू से लाइक दिस। बाकी इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए उत्तर। मैं 1 सेकंड पानी पीता हूं केवल। अब यहां पे सवाल है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो प्रफुल्ल चाकी होगा। आइए इसकी कहानी देखते हैं क्या है। यह कहानी है मुजफ्फरपुर बम कांड की, मुजफ्फरपुर बम कांड की। आप सभी जानते हैं कि जब बंगाल का विभाजन होगा तो ये जो बंगाल है ये 1905 में बटेगा। और जब बंगाल का विभाजन होगा तो बंगाल विभाजन के बाद क्या होगा भाई, तो बंगाल विभाजन के बाद साथियों बहुत सारा परिवर्तन होगा। बंगाल विभाजन के बाद एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कि क्रांतिकारी बंगाल छोड़ छोड़ कर भागने लगेंगे, और कुछ लोग महाराष्ट्र में, कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कुछ लोग पंजाब के इलाकों में माइग्रेट कर जाएंगे। क्योंकि बंगाल विभाजन होने के बाद क्रांतिकारियों के ऊपर क्रांतिकारियों का अंग्रेज क्या करने लगेंगे, तो क्रांतिकारियों का अंग्रेज दमन करने लगेंगे, और क्रांतिकारियों का दमन जो है अंग्रेज शुरू कर देंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन की उनकी नीति थी। थोड़ा ठीक है, तो यहां पे क्रांतिकारियों का दमन करने का इनका नेतृत्व। यहां पे 2-3 चीजें मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सुनिए कि इन्होंने बम कब फेंका था। पहला तो सवाल मेरा यही है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो क्वेश्चन यही है मेरे दोस्त कि इन्होंने बम कब फेंका। मेरे एक भाई कह रहे हैं कि सर 30 अप्रैल, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या 30 अप्रैल सही है? चलिए बातचीत कर लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर बमकांड की कहानी क्या है? मुजफ्फरपुर बमकांड की कहानी क्या है?
मुजफ्फरपुर बम कांड की कहानी क्या है, पूरा डिटेल में समझते हैं। आप समझिए कि बंगाल विभाजन के बाद क्या हो रहा है। तो बंगाल विभाजन के बाद क्या हो रहा है, तो बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में क्रांतिकारियों का दमन हो रहा है। और जब बंगाल में क्रांतिकारियों का दमन हो रहा है तो दमन कौन कर रहे हैं, तो बंगाल के अंदर में एक मजिस्ट्रेट हैं, बंगाल में एक मजिस्ट्रेट हैं, और उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, तो किंग्सफोर्ड नाम है, किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट जो है बंगाल में लोगों को बहुत मार पीट रहा है। तो भाई अंग्रेजों के लिए तो ये अच्छा ही काम कर रहा है ना, ये अंग्रेजों के लिए बुरा काम कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई पूछे आपसे कि अंग्रेजों के लिए ये कैसा काम कर रहा है, तो अंग्रेजों के लिए तो ये अच्छा काम कर रहा है ना भाई। अहरार आंदोलन बताइए, देखो यार मुझे मत छेड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे छेड़ोगे चाहे आप नोनिया पूछो, जितना आंदोलन पूछ लो मैं सब बता सकता हूं। सिद्धू कानू का संथाल पूछो, अहरार पूछो, बिरसा का नारा पूछो तो नारा भी बताऊंगा। तो मुझे जितने आंदोलन तुम पूछ सकते हो उतना आंदोलन मैं बता सकता हूं। मुंडा, उलगुलान, उलगुलान के पहले कौन सा आंदोलन, ताना भगत, खेरवार, भूमिज, कोल हो, जितना मेरे से पूछोगे उतना मैं आंदोलन तुमको, चेर, तमार, जितनी जनजातीय विद्रोह है ना मैं सारे विद्रोह पढ़ा सकता हूं। मुझे कमजोर मास्टर मत पूछना, मैं तैयारी वाला मास्टर, पढ़ लिख के आया हूं। सुनो, ये जो किंग्सफोर्ड साहब हुआ करते थे, इस किंग्सफोर्ड को जो है अंग्रेजों के लिए तो अच्छा कर रहा है, यहां पे क्रांतिकारियों को मार रहा है, तो इस किंग्सफोर्ड को प्रमोशन दे दिया गया। और प्रमोशन होने के बाद इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसको मुजफ्फरपुर का जिला मजिस्ट्रेट बना दिया गया, न्यायिक दंडाधिकारी बना दिया। जब ये आदमी मिला मजिस्ट्रेट पहुंचा तो कलकत्ता जैसे ही खाली हुआ, ये आदमी कलकत्ता से इसका ट्रांसफर हो गया, और कलकत्ता से इसका ट्रांसफर कहां हो गया, मुजफ्फरपुर। तो कलकत्ता से जैसे ही ट्रांसफर हुआ वहां के क्रांतिकारियों ने बैठक बुलाई और युगांतर समिति की बैठक हुई वहां पे। युगांतर समिति एक संगठन है, और उसी युगांतर समिति जो है, युगांतर समिति की बैठक हुई, और उस बैठक को लिया किसने, तो उस बैठक को लिया अरबिंदो घोष ने। और अरबिंदो घोष ने कहा कि कौन वो लोग हैं जो मुजफ्फरपुर जाकर इस मजिस्ट्रेट की हत्या करना चाहता है। वो बोला कि कौन जाएगा जो मुजफ्फरपुर जाकर इसकी हत्या करेगा, किसका खून खौल रहा है। तो जब अरबिंदो घोष ने बोला कि किसका खून खौल रहा है, कौन जाकर बदला लेगा इससे, मुजफ्फरपुर जाकर बदला लेना है, इसकी हत्या करनी है किंग्सफोर्ड की, तो दो लोग अरबिंदो घोष के नारे पर खड़े हुए। एक का नाम था खुदीराम बोस, और दूसरे का क्या नाम था, तो प्रफुल्ल चाकी नाम था। इन दो लोगों ने कहा कि साहब हम जाएंगे और हम जाकर इसकी हत्या करेंगे। ये दोनों वहां पहुंचे, प्लानिंग किया, और इन दो लोगों ने मिलकर इसकी गाड़ी पर बम फेंका। इसकी गाड़ी पर बम फेंका। सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाइएगा, लेकिन बम फेंकने का डेट मत भूलिएगा, 30 अप्रैल 1908। सभी लोग, एक एक आदमी क्लास में बैठा हुआ, एक एक बच्चा अपना हाथ जो है रजाई से बाहर निकालिए और कमेंट कीजिए 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, मुजफ्फरपुर में जब आप जाएंगे तो वहां पे यूरोपियन क्लब हुआ करता था स्टेशन के आगे वाले रोड में, उसी स्टेशन के आगे वाले रोड में यूरोपीय क्लब के सामने इनके ऊपर बम फेंका गया। बम जब फेंका गया तो किंग्सफोर्ड तो बच गया, किंग्सफोर्ड क्या हो गया, तो ये बच गया। लेकिन बम का जो निशाना चूका, तो निशाना किस पर लगा, तो बम जाकर लगा एक बैरिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था प्रिंगले कैनेडी। अच्छे व्यक्ति थे। इस प्रिंगले कैनेडी की पत्नी उस गाड़ी में थी और उसकी बेटी उस गाड़ी में थी। इस गाड़ी के ऊपर बम लगा और दोनों की बम फटने से मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन दोनों लोगों ने बम फेंका। बम फेंक के वहां इंतजार तो करेंगे नहीं, वहां से भागे, वहां इंतजार तो करेंगे नहीं, वहां से भागेंगे। और जब बम फेंककर वहां से भागे तो कहानी बदल गई। बम फेंकने के बाद वहां पर पहली बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी की। प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने घेर लिया। जब पुलिस ने घेरा साथियों, पुलिस ने जब घेरा तो इन्होंने खुद को गोली मार ली। बोला अंग्रेजों की गोलियों में ताकत कहां, और खुद को साथियों इन्होंने क्या किया, तो खुद को
गोली मार लिया और बोला अंग्रेजों की गोली से तो नहीं मरूंगा, और इन्होंने खुद को क्या किया, तो खुद को अपने ही से गोली मार लिया। अब बात आती है खुदीराम बोस की। दूसरी बात किसकी आती है, तो दूसरी बात आती है साथियों खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस युवा लड़का था, वहां से भागा, भागते 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 लगभग 35 मील की दूरी पर साथियों, 35 मील की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है वैनी रेलवे स्टेशन। इसी वैनी रेलवे स्टेशन, इसी वैनी रेलवे स्टेशन, क्या रिकॉर्डेड क्लास है, लाओ वहां से बाटा, मेरा बाटा लेके आओ। वो कह रहा है कोई रिकॉर्डेड क्लास है, 2-3 बार कॉपी पेस्ट किया, बाटा लाओ और भाई बाटा लाओ, कम ब्रिंग माई बाटा, आई विल टेक माई बाटा, पहनेंगे हम उसको, लेके आओ। बोका कहीं का, तोरे जैसन आदमी का पकड़ुआ ब्याह होता है, समझे ना, बाल बार बता चुके हैं ना पकड़ुआ ब्याह कैसे होता है। तुमरे जैसन आदमी का होता है, गमछियां से पैरवा बांध देगा, मारेगा तर तर ऊपर से, पीटेगा भरपेट, अब कहेगा जीजा जीजा ब्याह हो करेगा, पकड़ुआ ब्याह हो जाएगा। अंजू शर्मा जी, मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें बताता हूं, मैं इरेलेवेंट चीजें नहीं बताता हूं। जब एग्जाम में आ जाएगा तो उसके बाद कहिएगा ओ ये तो एग्जाम में आ गया, आप पढ़ाई भी नहीं किए। होता क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि जब एग्जाम में लोग कहते हैं अरे सर ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे मैं गजाधर प्रसाद पढ़ाता था, आपको याद होगा, मैंने क्लास में अधिवेशन पढ़ाया होगा तो मैंने लिखा होगा वहां पे कि विशेश्वर सिंह और इनके जो है सचिव के रूप में शामिल हुए थे गजाधर प्रसाद। तो लोग बोलते थे ये सब होता है डीप जाने का क्या जरूरत है, आ गया टियर 3 में गजाधर प्रसाद, तो मिजाज हो गया हरियर। तो अंजू शर्मा जी, आपके ज्ञान के लिए हम बहुत शाबाशी देते हैं। अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि आपको मेरी क्लास करने से आपका समय कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, तो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें अंजू जी। और आपको हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो तो एक बार डॉक्टरी सलाह भी लें और कीमती समय अपना बर्बाद ना करें, ठीक है ना। अहरार आंदोलन, अभी ये बता दें अहरार आंदोलन, पहले अहरारे बता दें क्या, ये बोलो, पहले अहरार बता दें, सबसे पहले अहरारे कहो तो बता दें, उसके बाद कुछ पढ़ेंगे आगे, जैसा बोलो। इफ यू विल से 1919 में अहरार आंदोलन हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य था, अंग्रेजों का विरोध किया गया था। इसका नेतृत्व मौलाना महमूद या मसूद हुआ, मौलाना महमूद हसन, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मौलाना मजरुल हक बिहार पटना वाले, वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे। और कुछ बेसिकली ये सुन्नियों का आंदोलन था, मतलब जो मुसलमानों में लोग होते तो सुन्नी मुसलमान थे। इसमें समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का इसका उद्देश्य हुआ करता था। खिलाफत आंदोलन की बात कर ले, वो भी इसका हिस्सा, भारत छोड़ो में भी हिस्सा रहे थे ये। MIA करके एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, मजलिसे अहरारे, ऐसी कुछ नाम था, अहरारे इस्लाम या मजलिसे अहरारे इस्लाम। सबसे ज्यादा सक्रियता इनकी पंजाब प्रांत के अंदर में हुआ करती थी। मूल रूप से साम्राज्यवादी और समाजवादी दोनों विचारधारा को ये ले चलते थे, और ये इकलौते ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने जब 1947 में हिंदू और मुसलमानों का जब वो क्या बोलते हैं बंटवारा हो रहा था, तो उस हिंदू और मुसलमान के बंटवारे का इन्होंने अहरार वालों ने विरोध किया था। और बोल दूं, ना मैं भी अब वैसे ही करूंगा जैसे बाकी लोग करते हैं। खैर चलिए, वैनी रेलवे स्टेशन ये पहुंचे और थक के वहां पे ना रेडियो निकाला उन्होंने। रेडियो निकाल के ऐसे कान में लगा रहे थे रेडियो को कि सुने कि क्या न्यूज आ रहा है न्यूज़पेपर पर, क्या न्यूज आ रहा है, न्यूज मतलब न्यूज चैनल पे ये रेडियो ऑडियो चलता था। तो उन्होंने जैसे ही निकाला तो उसमें खबर आया कि जो बम फेंका गया था किंग्सफोर्ड पे, उनको बम नहीं लगा और वो जिंदा बच गए। जैसे उनको पता चला ओ माय गॉड जिंदा बच गए, तो इनके मुंह से आवाज निकल गई, रेलवे स्टेशन पे से रेडियो लगाए हुए थे, आवाज निकल गई, क्या किंग्सफोर्ड जिंदा बच गया। जैसे ही इन्होंने कहा क्या किंग्सफोर्ड जिंदा बच गया, ये बात जैसे ही इन्होंने कही तो अगल बगल के लोगों ने सुन लिया, और जब अगल बगल के लोगों ने सुन लिया तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और जब पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद इनको फांसी की सजा हुई। और फांसी इनको कब पड़ी, ये डेट आपको पता होना चाहिए, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। कहां दी गई, तो मुजफ्फरपुर
सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में एग्जाम में पूछेगा कि आजादी की लड़ाई में फांसी, आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र का, सबसे कम उम्र का, आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र का लड़का, कम उम्र का लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदों को झूल गया, वो कोई और नहीं बल्कि खुदीराम बोस हुआ करता था। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, तो इनको इनाम दिया। वैनी रेलवे स्टेशन का, वैनी को क्या कहते हैं, तो आज की डेट में पूसा कहते हैं, समस्तीपुर में ना पूसा, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। और इस सेंट्रल जेल का जो नाम है, इस मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी बदल के कर दिया गया खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। और इस हिसाब से एक 18 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदों को झूम गया। ठीक है, हाँ, एक बार विदाई दे मां, पीताम्बर दास की ये पंक्तियां हैं। पीताम्बर दास ने यहीं पर लिखा, पीताम्बर दास ने यहीं पर लिखा था, एक पंक्ति लिखी थी इसके बारे में, बंगाली भाषा में है, एक बार विदाई दे मां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी, ये तो आप बता ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता है आज यहीं छोड़ देते हैं, कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। थक गए हैं आप भी, थक गया हूं मैं भी, है ना? क्या, या बता दें ये सवाल, जैसा कहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, और वो टॉपिक कौन सा है पता है? वो टॉपिक है भूकंप वाला। आपको पता है बिहार के अंदर में ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, आप एबीसीडी नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि लोग इसका उत्तर सही से नहीं बता पाएंगे। बाकी वो क्या बोलते हैं उसको, तुक्का लगा देना इज समथिंग डिफरेंट। आप तुक्का लगा सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, लेकिन इस प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बहुत सारे लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम उत्तर गलत आ रहा है। मैक्सिमम उत्तर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ये बता दीजिए सर। हाँ, ये बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए सर, नींद आ रही है। डी आनिस, डी आनिस जो है, तुम पहले अपना नाम बबुआ ठीक से लिखो, नहीं तो तुम्हारे जैसा लाभ लोगों का नाम क्या होता है, कबूतर प्रसाद, टुनटुन प्रसाद, टुनटुन एगो का नाम रख दिए हम, काहे रख दिए? कोनो बतवा क्लास में से बोलता था टुन 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 टुन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, एक बार में समझ आ जाता। आशीर्वाद दीजिए 2-4 में, बिल्कुल आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है आपको, है ना? अब सुनिए, जब बात निकली है तो अब आइए, हमारे एडमिन भी एक्टिव हो गए हैं, तो इस सवाल को एक्सप्लेन करिए दिया जाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूं ये टॉपिक, और इससे टीआरई 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, सब में सवाल आएंगे। आए हैं 3 तक, 4 में भी आएगा। बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी ना, ये इसका संबंध बेसिकली, इस प्रश्न का पहले उत्तर तो ए विकल्प होगा, इसका संबंध है 1934 के भूकंप से। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर में एक भेरी बहुत भूकंपर, मतलब भूकंपर नहीं, भयंकर भूकंप आया था 1934 में। कौन से डेट को आया था? 15 जनवरी। सभी लोग कमेंट कीजिए, तो ये भी एग्जाम का लूसेंट का सवाल है कि कब भूकंप आया था, तो 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। और टाइम भी आपसे कई बार पूछा है, दोपहर में 2:15 पे। मतलब आज तक उसके बाद दोबारा ऐसा भूकंप बिहार में तो नहीं आया है। बस इतना ही कहूंगा कि बिहार में ऐसा भूकंप नहीं आया। जितनी मकाने, रेलवे, तार, डाक, पुलिस, सड़क, जमीन, सब में दरार टूटकर सारी संचार व्यवस्था समाप्त। स्थिति यह हो गई थी कि पृथ्वी के नीचे से पानी और बालू निकलने लगा था। इतनी भयंकर ये भूकंप आया था कि जमीनें फट गई थी और पृथ्वी के नीचे से बालू और पानी निकलने लगा था।
और आपको ये टाइम पीरियड समझ में आ रहा है 1934। अब एक चीज और समझिए कि 1934 के टाइम पीरियड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां थे? जेल में थे। तो जेल में जब इनका इलाज चल रहा था, बांकीपुर सेंट्रल जेल में बंद थे, तो इनका इलाज तबीयत खराब हो गया। तो उसके बाद इनको हाजीपुर, बांकीपुर से हजारीबाग जेल में थे, सॉरी बांकीपुर कहां, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल से इनको क्या किया गया? तो हजारीबाग सेल से इनको पीएमसीएच लाया गया, जिसका उस समय नाम हुआ करता था, पीएमसीएच तो आजादी के बाद पड़ा, उस समय नाम क्या हुआ करता था? तो उस समय नाम हुआ करता था, या पीएमसीएच ही लिख दीजिए, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। उस समय उसका नाम क्या था? पीएमसीएच का पुराना नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। आजादी के बाद इसका नाम बदल के पीएमसीएच कर दिया गया। इसी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराने के लिए लाया गया। अब सरकार ने जब इनका स्वास्थ्य देखा तो बड़ी खराब, तो सरकार ने इनको जीवन दाता दे दिया और 17 जनवरी को इन्हें जेल से मतलब रिहाई दे दी गई कि तबीयत बहुत खराब है, कहीं कुछ हो गया, मरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। और 17 जुलाई को रिहा कर दिया अंग्रेजों ने। अब यही रिहाई इन पर भारी पड़ गई है। देखिए 17 जनवरी 1934 को 2 दिनों के बाद 15 जनवरी को भूकंप आया, 2 दिन के बाद ये पीएमसीएच आए पटना, इनको जो है 2 दिनों के अंदर में छोड़ दिया गया। 19 जनवरी के बाद 20 जनवरी को इन्होंने घोषणा की कि भाई बहुत सारे लोग मर गए हैं बिहार में, और इन्होंने घोषणा की हम लोग एक संगठन बनाएंगे, और उस संगठन का इन्होंने कहा कि हम निर्माण करेंगे। और 20 जनवरी को इन्होंने घोषणा की कि हम एक अनऑफिशियल तरीके से एक संगठन बनाएंगे, और उसी संगठन का नाम, ये जो संगठन बनाने की बात इन्होंने जेल से निकल कर की, उसी संगठन का नाम केंद्रीय रिलीफ, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी रखा गया। इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में यही सवाल पूछा है ना, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अध्यक्ष से ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके सचिव बने बाबू बलदेव सहाय। इसके सचिव कौन बने? बाबू बलदेव सहाय, बलदेव सहाय। और बलदेव सहाय से है, एग्जाम में सभी लोग कमेंट कीजिए बलदेव सहाय, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनको बनाया गया, जिसका नाम था मौलवी सैयद अहमद हफीज को, मौलवी सैयद अहमद, मौलवी सैयद अहमद हफीज को। और ये क्या बने? तो ये भी सचिव बने। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो इनके सदस्य बने, जैसे आरसी पंडित हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष बनाए गए। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इस कमेटी का क्या है? इस कमेटी का उद्देश्य अगर कोई पूछे तो जो भूकंप आया है उसमें भूकंप पीड़ितों के लिए क्या करना? राहत पहुंचाना। भूकंप पीड़ितों को, भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का कार्य करना, यही इनका क्या हुआ करता था। तो यही भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, और उसके लिए ये कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया ये। इसके बाद अलग अलग लोगों ने इनका बहुत मदद किया, कोई खाना दे गया, कोई कपड़ा दे गया, रजाई दे गया। वायसराय ने भी देखा कि भैया ये काम नहीं चल रहा है, तो वायसराय ने भी एक खाता खोल दिया। कलकत्ता के मेयर उस समय हुआ करते थे संतोष कुमार बोस, उसी संतोष कुमार बोस ने एक अकाउंट खोला, उसमें इकट्ठा किया 4,75,000 रुपए, और वो 4,75,000 रुपए इनको लाकर दे दिया गया, और राजेंद्र प्रसाद ने उस पैसे का इस्तेमाल किया। उसी टाइम पीरियड पे इलाहाबाद के अंदर में भी कमेटी बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी पटना आए, वो बिहार की 10 दिनों की यात्रा की उन्होंने, और उसके बाद मुंगेर गए, मुंगेर में देखा स्थिति सब कुछ, तो उन्होंने एक बात कही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि ऐसी ये समस्या है कि हमारे सारे ताकत, सारे संसाधन, सब कुछ हमारा इसमें लग जाएगा, फिर भी हम इससे जल्द उबर नहीं पाएंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सर 6 to 8 का नया बैच, अरे यार नया बैच अब शुरू हो गया, अब कितना नया बैच आएगा? चौथा नया बैच आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सूचना दी महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को यह सूचना मिली थी 21 जनवरी के आसपास, 21 जनवरी को इन्होंने महात्मा गांधी को सूचना दी कि गांधी जी आप भी आइए, बिहार की स्थिति बड़ी खराब है। तो महात्मा गांधी 11 मार्च को पटना पहुंचे।
और तब महात्मा गांधी ने यहाँ पे काम किया, फिर बहुत सारे लोगों ने काम किया, फिर बहुत लंबी कहानी है, अब उतना जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी कि दया धर्म को मूल है, मूल पाप अभिमान, और सुन बाबू राजेंद्र तूने किया है देश के लिए अभिमान वाला काम। गांधी जी ने वहां कहा था कि दया धर्म को मूल है, मूल पाप अभिमान, और सुन सुन राजेंद्र बाबू ने, सुन राजेंद्र प्रसाद ने, तुमने किया है देश को अभिमान वाला काम। तो ये बात उन्होंने कही थी गांधी जी ने, किसके लिए? तो इनके लिए। अच्छा, एक बात आपको पता है, एक बात आप जानते हैं, गांधी जी अपने साथ हमेशा लाठी एक रखते थे। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये बात कि गांधी जी हमेशा अपने साथ एक लाठी रखते थे, लाठी रखते थे हमेशा। सब लोग फोटो में देखे होंगे ना कि महात्मा गांधी ने एक लाठी रखा है। इसी टाइम पीरियड पे 3 अप्रैल 1934 को जब महात्मा गांधी मुंगेर की यात्रा पर थे, मुंगेर की यात्रा पर थे, तो यहीं पर एक लड़के ने, यहीं पर एक नवयुवक ने महात्मा गांधी को एक लाठी दे दिया, और वही वो लाठी थी जिसको महात्मा गांधी अपने जीवन भर अपने साथ रखे थे। यहीं पर 3 अप्रैल को ये लाठी दी गई थी। कितने लोग ये जानते हैं? अगर आपको पता था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता था तो आप जान लीजिए कि ये बात सही है कि महात्मा गांधी को लाठी यहीं मुंगेर की यात्रा के दौरान एक लड़के ने 3 अप्रैल को दिया और कहा कि गांधी जी ये लाठी लीजिए, लाठी लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल से जो है आप इस सेक्शन के वीडियो सेक्शन को जरूर देखिएगा। मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करवाऊंगा, वो लाइव नहीं चलेगा। आपने एक वीडियो देखी होगी 15 मिनट के अंदर में मैंने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हैं। मैं वैसे यहाँ पे तो डिटेल डिस्कशन होता ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिटेल डिस्कशन के साथ साथ कुछ प्रश्न तेजी से भी आपको करवाए जाएं। तो वैसे बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, जिन चीज़ों के माध्यम से हम आपको अवेयर करने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके रिवीजन करवाने का आपको प्रयास करेंगे, और बस उद्देश्य एक ही होगा कि आप सभी लोग TRE 4 में सफल हो। मेरा परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि आप सफल हो, और मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप कमेंट में, जब नॉर्मली वीडियो लाइव खत्म हो जाएगा, बंद कर दीजिएगा यूट्यूब, दोबारा से खोल के आइएगा आधा घंटा के बाद, और आधा घंटा के बाद 1 घंटा के बाद आइएगा, और 1 घंटा के बाद कमेंट कीजिएगा कि यस सर मेरा भी सिलेक्शन होगा, यस सर हम भी पढ़ेंगे मन लगाकर, यस सर मेरा भी सिलेक्शन होगा। इस मैसेज का इंतजार होगा। ये मैसेज मैं देखना शुरू करूंगा 12 बजे रात से, 11:30 बजे से आधे घंटे के बाद आइएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी अगर आप कमेंट करेंगे तो वो मैसेज मुझे नहीं दिखेगा। तब तक के लिए बाकी इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत